दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो भाई लोग, जैसा कि आपने थंबनेल और इंट्रो में देखा, आज की वीडियो भी आपके लिए मजेदार होने वाली है। और आज की वीडियो में फिर से आप सभी के लिए पेश हैं मियां साहब। मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, खुलासे कर रहे हैं। वही मतलब इंडियन मीडिया इनको कुछ जानकारी देता है हमेशा। आपको तो पता ही ना गौरव भाई, कि भारतीय हम्म। मीडिया ये बात कर रहा है, वही वाली ये आज बार बार। जानकारी देंगे मियां साहब। हम्म। साथ में 1 साल हो गया सर हमारे ऑपरेशन सिंदूर को, जो हमने इनके एयरवेज में जो गड्ढे किए थे। मतलब हालांकि पाकिस्तान के लिए हमने काम मतलब एक फायदा कर दिया था, उसमें से तेल निकलने लगा पाकिस्तान पाकिस्तान में। ओह हाँ यार। ये बात है ना। लेकिन सर इनका भी एक ऑपरेशन था, फटा कच्चा बनियान वाला जो ऑपरेशन था। अब फाड़े गए थे, इनके भी फाड़े गए थे, इंडियन आर्मी ने फाड़े थे। वो तो आप सभी को, भाई लोगों को पता ही है, हमें सबूत देने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है। बाकी आज की वीडियो मतलब है मजेदार है, आप लोगों का एंटरटेन करने के लिए लेके आए। तो चलते हैं, पहले सीधा एंटरटेन ही कराते हैं भाई लोगों का, है ना गौरव भाई। चलो। चलते हैं पहले वीडियो की तरफ। चलो देखना बिल्कुल। तो लेकिन दोस्तों, हाँ लेकिन दोस्तों वो वीडियो लाइक पर तो चलता रहेगा डीसी, वो तो भाई लोग कर देते हैं। लेकिन आज डीसी ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आज अपने अपने फौजी जवानों को भाई साहब सैल्यूट भी ठोकना बहुत जरूरी है। क्योंकि यार जिस तरीके से जरूर भाई। उन लोगों ने 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक पाकिस्तान की पिलाई की है, और जितने हम्म। उधर से मिसाइल ड्रोन फायर किए जा रहे थे, और जिस तरह से उसको इंटरसेप्ट करा गया सर, तो हमारे जवानों को सर स्पेशल थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल आप भाई, लोगों के बस कारण इतना ही हम लोग। कमेंट सेक्शन में आप जय हिंद और हैशटैग पीकेएम के भी जरूर लिखना। चलो गौरव भाई, चलते हैं वीडियो। चलो। अब्दुल्ला गुल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा कि जो जंग हुई 6 और 7 की दरमियानी शब को, और बनियानुल मरसूस जो ऑपरेशन हुआ, क्या उसमें तीनों मुसल्लह अफवाज ने बाकायदा तौर पर जो है वो अपना किरदार अदा किया, जिसमें एक जमीनी फौज ने एलओसी पर और वर्किंग बाउंड्री पर बाकायदा तौर पर उनकी चौकियां तबाह की, वहां बटालियन हेडक्वार्टर तबाह किया, उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह किया। बहुत सी चौकियां जो है वहां पर सफेद झंडा लहराने के लिए वो मजबूर हो गए। इसके अलावा जो है वो फजाइया ने कमाल किरदार कारकर्दगी दिखाई। तीसरी ताकत जो थी वो साइबर थी। साइबर की ताकत ने वो कमाल दिखाया कि 10 मई की सुबह हमने ये देखा कि उनके तमाम सिस्टम जैम कर दिए गए। उनका मिलिट्री हेडक्वार्टर जैम था, उनका जो मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर वो जैम था, उनके जो S-400 एयर डिफेंस था उसको जैम किया गया, उनकी जितनी भी एयर बेसिस थी वहां पर सिस्टम जैम कर दिया गया। और वहां पर जो हमारे JF-17 थंडर हैं उन्होंने जाकर तबाही मचाई, और उनका S-400 जो है वो उसको तबाह कर दिया गया। सर अब फतह 1 वहां चला, और फिर फतह 1 ने वहां पर तबाही मचाई। हमारे ड्रोन्स जो है लाल किला तक गए। हमारे ड्रोन्स के जो निशाने पर अगर मोदी भी था तो उसको भी निशाना बनाया जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिविलियन आबादी पर जो है वो किया। लेकिन अब अगर जिसारत होती है तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के फतह 2, फतह 3, फतह 4 वो कहां तक मार कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वॉर डायनेमिक्स तब्दील हो गए हैं। अभी बर्री फौज का भी एक किरदार है, उसमें कोई शक नहीं है, नेवी का भी, बाकी का भी। लेकिन जो अभी मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी है, लेकिन सबसे बढ़कर मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला की मेहरबानी शामिल थी, ये एक हकीकत है। मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी है और मैं मुकाबला कर रहा हूं किसी करोला के साथ, और मुझे ड्राइविंग आती नहीं है, तो फिर वो करोला वाला निकल जाएगा। यही काम भारत के साथ हुआ, जहां उनकी ट्रेनिंग का एरर है, उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग का एरर है, उनकी एयरफोर्स का। और इसी वजह से ब्रिटिश अखबारों ने लिखा किंग ऑफ द स्काईज पाकिस्तान एयरफोर्स। और साथ ही साथ जो है ये आप देखिए कि जो विल टू फाइट थी, और साले, अभी तक फर्जी आर्टिकल, अभी भी 1 साल के बाद भी इनको खुद को डिफेंड करने के लिए फर्जी इमेजेस, फर्जी वीडियो गेम के क्लिप्स, फर्जी आर्टिकल्स का सहारा लेना पड़ रहा है। तो इसी से पता चल रहा है कितनी गंदी अब 1 साल होने को हो गया डीसी, 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक ये लोग एक सैटेलाइट इमेज ना दिख सके पाकिस्तानी कि हाँ ये अरे हमने जितना दावा किया इसका ये लो सबूत। ठीक है एक सर, देखो, एक नैरेटिव बनाने के लिए फर्जी इमेज भी चलाने पड़ते हैं, मान लेते हैं। फर्जी इमेज भी चलाने पड़ते हैं नैरेटिव बनाने के लिए, लेकिन खुद के सैनिकों के वीडियोस सफेद झंडा दिखाते हुए वो इंडियन मतलब जनरल वो इंडियन बना दिए, फौजी बना दिए। और यार डीसी सब जाम कर दिया था भाई, सबको जैम कर दिया था इन लोगों ने। सुबह सुबह मुझे तुमने फोन करके बताया गौरव भाई, पता मतलब वो बोल दूंगा तो फिर लोग अभी जो है वो मतलब है थोड़ा सा ना। मतलब हाँ, हाँ, वो थोड़ा सब सुबह कुछ सुबह जाम ठीक हो नहीं गया रहेगा था भाई। बोलना कि तुम्हारा क्या क्या जैम हुआ था।
यार लेकिन यार क्या सच में यार, किससे यार क्या फैक्ट दे इनको यार, मतलब जाहिल लोग। छोड़ो जो चलो। हमने रेजिस्टेंस शो की और जिस तरीके से 2 दिन हमने उनके स्वॉर्म ड्रोन अटैक को आने दिया और ये साबित किया उनको डिसेप्शन हमारा एरवा था। गुल साहब, जिसके आपने अंदर ये बड़ी साबित खूबसूरत किया कि बात हमारा की है। डिफेंस सिस्टम है ही नहीं। क्या आप समझते हैं, बार आपका मैं जब आपको सुनता हूं और आपसे सीखते हैं हम, तो आप कहते हैं कि हमें हमेशा जो है वो प्रिपेयर्डनेस या तैयारी में रहना चाहिए। ये जो हुआ इनके साथ इस एक साल कबल, तो आप समझते हैं कि कोई इन दी नियर फ्यूचर इसी और किसी पॉलिटिकल उनकी कोई जो एक मजबूरियां हैं इस बायस दोबारा इस तरफ वो हमला करने की जुर्रत कर सकते हैं? लेकिन आप देखिए, दुश्मन बहुत इस वक्त डायनामिक है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। वो हथियारों की डील्स भी कर रहा है, मुआहदे भी कर रहा है, दफाई मुआहदे भी करता फिर रहा है, इसराइल से भी ले रहा है, अमेरिका से भी कोशिश कर रहा है लेने की, रूस से भी, हर जगह से। वो अपने आप का जो खोया हुआ वक़ार है उसको हासिल करने के लिए किसी वक्त कुछ भी कर सकता है। मैं इसलिए बार बार ये कहता हूँ कि हमें कॉशियस रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। और मुझे पता है कि हमारी जो अफवाज हैं वो तो अलर्ट हैं, रहती हैं, उनके लिए ये एक सेकंड नेचर है उसकी। लेकिन इसके बावजूद हमें उसकी जो डेवलपमेंट्स हैं उस जगह हो रही हैं उनका हमें अंदाज़ा होना चाहिए और उनका तोड़ भी हमें करते रहना चाहिए। अब देखिए, अभी रिसेंटली जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ, किस बेदर्दी से उन्होंने कितना जुल्म करके वो इलेक्शन जीता है। और ये पहली दफा बीजेपी वहां जीती है, वहां मुसलमान के साथ जो किया उन्होंने आपके सामने है। उनको ये पाकिस्तान हजम नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदगी भारत की नफी है। अगर ये बात हम समझ जाएं फिर और वो कहने की जरूरत नहीं रहती है। जनरल साहब, इसमें आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है कि हमें अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि दुश्मन तादाद में बड़ा है और मकार भी है, बुज़दिल भी है। रात के अंधेरे में हमला करता है। 6 और 7 की दरमियानी शब को उसने रात के अंधेरे में ही हमला किया और सिविलियन आबादी पर जो है वो हमला किया। और कहाँ चुभी है, मतलब अभी तक चुभी हुई है डीसी। इनको रात का अंधेरा भूल नहीं पा रहे पाकिस्तानी की, रात के अंधेरे में चीजें निकाल दी। नहीं, रात के अंधेरे में हमने तो चलो तुम्हारे टेररिस्ट जो ठिकाने थे उन पे अटैक किया, दिन में तो हमने तुम्हारे एयरवेज वगैरह सब अटैक किए। दिन में लगभग दिन के अंदर दिन में पाकिस्तान के अंदर आसमानी बिजली गिर रहे थे। वो क्लिप दोस्तों किस किस को याद है? एक बंदा मोटरसाइकिल से जा रहा होता है, हल्का हल्का बारिश भी हो रहा था उस दिन। वो कहता है कि जी देखिए वहां पे भारत ने हमला किया है, हम जब वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं तो जनाब हमें कहते हैं कि आसमानी बिजली गिरी है, हमें फिर उसके बाद जो दांत खट्टे पाकिस्तानी अफवाज ने उसके किए और जो मुंह तोड़ जवाब दिया वो भी पूरी दुनिया ने देखा। सर, पाकिस्तान ने जो मार का हक लड़ा उसमें एक नई मिसाल कायम कर दी है और इसमें एक नई हिकमत अमली के साथ उन्होंने मल्टी डोमेन जिसको कहा जाता है जंग, वो लड़ी। एक तो दिफाई पोजीशन थी कि पाकिस्तान ने दिफाई हमला किया और जवाब दिया, और दूसरा यक वक्त उन पर जो है वो भारत पर जो है कई सिमतों से और कई हवालों से जो है हमला किया गया। उसमें मिसाइल हमला भी किया गया, उसमें जो है उनके त्यारे भी गिराए गए, उनका साइबर अटैक भी उन पर हुए और उनको उनकी जैसे कहते हैं सांस बंद कर दी गई। अब अगर वही बात जो काजी साहब कर रहे थे कि अभी क्या दोबारा खतरा है कि जो वो कहता है कि संदूर जारी है, तो दोबारा खतरा है कि भारत ऐसी शरारत करेगा। अगर वो करता है तो फिर हमारी तैयारी जो है वो कैसी है या कैसी होनी चाहिए? देखिए, भारत साथ एक जंग पाकिस्तान की नागुज़ीर है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं कि अगर पाकिस्तान को इसी के अल्लाह ताला मजबूत से मजबूत तर करने में हम सब मशगूल है, अफवाज भी अवाम भी मिलकर, तो जितना पाकिस्तान मजबूत होता जाएगा भारत का टूट फूट का जो प्रोसेस है उतना ही तेज होता जाएगा। ये भारत को पता है इस चीज का। इसलिए भारत की और इजराइल दोनों में एक की 2-3 मुमासलतें हैं। एक तो दोनों रियासतें अपने क़याम से लेकर आज तक बढ़ती रही हैं जोग्राफी के हिसाब से। दोनों रियासतों का वायलेंस के बगैर, लड़ाई के बगैर गुजारा नहीं है। अगर वो भी ना इजराइल ना लड़े तो उसका गुजारा नहीं है, और अगर भारत किसी ना किसी जंग में अपने आप को अवाम को उलझाए ना रखे उसका गुजारा भी नहीं है। वरना अगर ये इससे पीछे हट जाए तो उनके पास नैरेटिव क्या है? भारत के पास नेशनल नैरेटिव क्या चीज है? हम तो कहते हैं पाकिस्तानी है, हम एक जो भी हम हमारी जो एक आइडेंटिटी है दुनिया मानती है, हमारी आइडेंटिटी है पाकिस्तान की।
पाकिस्तान के पास कोई नेशनल नैरेटिव और पाकिस्तान की आइडेंटिटी है लिटरली। हाँ। अरे सर आगे आगे सुनो, एक लाइन छोटा सा और सुन लो, 10 सेकंड का। उनके हाथ तो आइडेंटिटी का फुकदान है, लेकिन सर आपने सुन लो क्या सर, क्या क्या उनके यहाँ तो आइडेंटिटी का फुकदान है, मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस है इंडिया में। अब सालों हजारों सालों से हिंदुस्तान था, भारत था, है और आगे भी रहेगा। तुम तो साला पैदा हुए, तुम्हें खुद नहीं पता, तुम अपने नाम के आगे हिंदू टाइटल लगाते हो, सिखों हमारे सिख भाइयों का टाइटल लगाते हो। तुम कहते हो कि अरबी हो, कोई कहते हो कि मुगल हो, कोई कहते हो कहां से हो, लेकिन जब अपना डीएनए चेक करवाओगे तो निकलोगे तुम हिंदू। अरे जो लोग भाई साहब भारत की बंदूक से निकले हो वो लोग भाई साहब भारत भी में डरपोक कौन? क्राइसिस का आरोप लगा रहे हैं। और वो भी डरपोक भाई, ये डरपोक ही थे ना कि कन्वर्ट हो गए। हाँ अरे कन्वर्ट तो हुए लेकिन आगे टाइटल भी लगा रहे हैं हमारा। साला कम से कम टाइटल तो बदल लेते अपना। हाँ पाकिस्तान में आप जैसे कि बोल रहे थे, बहुत सारे लोग, जैसे कि एक तो है ना आपका एक पुराना मित्र बना हुआ था एक, हाँ वो खुद को पता नहीं क्या अरबी, वो तुर्की बताता कि क्या बताता था वो, पता नहीं नहीं तुर्की कितनों तो, को भाई। तुर्की तो वो बताता था, वो क्या नाम है उसका, हसन निसार, खुद को तुर्किश है तुर्की ना। नहीं, वो अपने को अरब अरब बताता है, अरबी बताता है अपने आप को वो तो। अच्छा अरबी बताता है वो, हाँ ठीक है, अरे तो ये भी तो नहीं, अरबी मेरा बताता मेरा मेरा पूछना पाकिस्तानियों से ये है कि तुम्हारे बाप कितने, बता दो। हिंदुस्तान हिंदू तुम्हारे बाप हैं, या फिर तुम्हारे बाप तुर्की वाले हैं, या फिर बाप तुम्हारे अरब वाले हैं? कौन है तुम्हारे बाप? नहीं सरनेम बता हिंदुओं तो का दो। क्यों लगा के रखा है आज तक, ये बता दो तुम लोग। हाँ, टाइटल क्यों लगा रहे हो हिंदुओं का? और कह रहे हो कि हमारी आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी है भिखमंगो तुम्हारी दुनिया भर में? और सोचो ये जनरल है, ये कह रहा है कि भारत की नैरेटिव ही है, वो तो हमसे लड़के ही हमेशा अभी तक जिंदा रहा। बे साले अटैक को, मतलब इतने जाहिल लोग हैं। ये जनरल है, इसको नहीं पता कि 47, 48 में, 65 में, 71 में, करगिल में किसने पहले हमला किया भारत पे। अरे तो यार पढ़ाया तो अपने बच्चों को यही जाता है कि हिंदू ने हमेशा साजिश करी हमारे खिलाफ, बाप रे यही तो बताएंगे ना सर अपने लोगों को। भाई दोस्तों कोई तरीका बताओ यार इनको मौज, मतलब इनके मजे लेने के यार, कसम से यार। मतलब मैं तो थक गया हूँ भाई, इनको फैक्ट हम दे नहीं सकते, कोई फायदा नहीं है यार। ऐसी जाहिलों वाली बातें करते हैं डीसी यार, कुछ तरीका निकालना पड़ेगा यार। कितना खून जलाए अपना यार। इजराइल की बात की, और ये देखने में भी आया है गुज़श्ता साल के जब 6 और 7 की दरमियानी शब थी, उस वक्त, उससे पहले, बल्कि मैं उस 22 अप्रैल से बात करता हूं, 22 अप्रैल 2025 से जब पहलगाम का वाकया होता है, तो उसके बाद इजराइल बाकायदा एक्टिव हुआ और वहां पर उसने, उनके सफीर ने यह बयान दिया कि हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे पाकिस्तान के साथ, और फिर वो इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान से लड़े। और वहां पर यह भी देखने में आया है और ये खबरें भी आ रही हैं कि इजरायली फौजी अभी भी वहां पर मौजूद हैं और भारत को बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं, और वहां पर जो है उनकी टेक्नोलॉजी भी मुंतकिल हो रही है। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया के साथ इजराइल का गठजोड़ इस तरह है कि वो पाकिस्तान के साथ पहले भी उसके साथ मिलकर लड़ा और अब भी मिलकर लड़ने का इरादा है। दूसरी जानिब सर, तुर्की के अंदर एक नुमाइश हुई है जिसमें बहुत सा असले की नुमाइश की गई है और बहुत सी कंपनियां वहां पर शामिल थीं, और एक बैलिस्टिक मिसाइल की रूनुमाई हुई जिसका नाम यल्द्रम रखा गया, और 6000 किलोमीटर की उसकी रेंज है, जो उसके कहा जा रहा है, ब्लूमबर्ग ने कहा कि ये हो सकता है कि यूरोप के लिए बनाया गया हो और मशरिक़ वस्ता के ममालिक के लिए बनाया गया हो। लेकिन इंडियन मीडिया ये बकवास कर रहा है कि वो पाकिस्तान को मिलेगा और पाकिस्तान इंडिया पर जो है वो इसको इस्तेमाल करेगा या दीगर ममालिक को इस्तेमाल करेगा। लेकिन हमारे पास तो मिसाइल टेक्नोलॉजी अपनी मौजूद है। क्या हमारे मिसाइल, अगर इंडिया कोई शरारत करता है इजराइल के साथ मिलके, तो फिर इस वक्त, पहले तो हमारे मिसाइल जो है पठानकोट और दीगर जगहों पर उन्होंने तबाही मचाई थी, अब क्या हम लाल किला और जो अहमदाबाद है या इससे आगे भी जाएंगे? देखिए, मिसाइल का रेंज जो और मिसाइल की जो काबिलियत है वो पूरी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान का सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतर है भारत से। भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल वगैरह वगैरह जो कुछ भी बना लिया हो वो अपनी जगह पर कायम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मिसाइल की रीच, वो आप डॉक्टर शायद महसूस से पूछ लीजिएगा कि क्या हंगामा खड़ा हुआ जी मैंने बात की थी। पाकिस्तान के मिसाइल की रीच इतनी है कि भारत का कोई कोना महफूज नहीं है, कोई शक नहीं है इसमें, रहना चाहिए हमें। तो इस दफा अगर आपको याद हो DSPR ने क्या बात की थी, बिकॉज दिस टाइम अगर ये खुदा न खास्ता भारत ने ऐसी हरकत की तो फिर भारत का जो डीप एंड है, जहां पर उसकी इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी है, जहां उसकी इकोनॉमी है, उसको हम निशाना बनाएंगे और इंशाल्लाह ठीक निशान लगाएंगे। इसमें कोई जरूरत नहीं है
हमें तुर्की से किसी की मिसाइल की जरूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल हमारा जो इंडिया स्पेसिफिक की है और कई हमारी कोई ऐसी एम्बिशन नहीं है, जो हम बार बार जल साहब कह चुके हैं। इजराइल का इशू बनता है कभी कभी, हम ये सोचते हैं कि इजराइल ज़ाहिर है पिछली जंग में भी इंडिया के साथ मिल के उन्होंने हमारे ऊपर वार किया था, तो क्या खुदा न खास्ता हम नहीं चाहते कि इस तरह का कोई काम हो। अगर इजराइल कोई इस तरह की ताले आजमाई करता है तो वी आर आल्सो केपेबल इनफ to counter that and teach them a lesson? Obviously, डॉक्टर साहब, इसमें ऐसा मुझे कोई शक ही नहीं है। इजराइल की तरफ से अगर जरा सा भी खतरा महसूस हुआ तो फिर इजराइल को वो सबक सिखाया जाएगा कि इजराइल भी शायद उनकी नस्लें भी याद रखेंगी उसमें। ये साले जब से पैदा हुए हैं पाकिस्तानी, तब से दुनिया को उसकी नस्ल याद करवा रहे हैं, लेकिन साले ये अपनी नस्लों को याद अभी तक, मतलब इनका जो दर्द है 1971 का, जब जब मार खाए, इनकी नस्लें अभी तक उन दर्द को याद रखी हुई है सर। 65 है, 47, 48, 71, कारगिल, बालाकोट में मार खा गए, अभी मार खा गए, और दुनिया को नस्लें याद दिलवा रहे होते हैं। अपनी अपनी नस्लों को तो वो बताते ही नहीं है ना, जो सच्चाई है गौरव भाई। ये लोग सच्चाई एक बार अपनी नस्लों को बताएं तो इनकी आर्मी को भाई साहब मुझे कोई इज्जत ना करे पाकिस्तान के अंदर। मुझे एक बात यही समझ में नहीं आता है डीसी यार, कि आज के समय में, चलो जब उस समय इंटरनेट नहीं था, आपने किताबें से नॉलेज लेनी है, किताब पढ़ के ही जो किताब में लिखा हो उसी को सच मान के हम चलते आ रहे थे, ठीक है। लेकिन जब आप इंटरनेट का जमाना है सर, दुनिया सब खुला हुआ है यार, दुनिया में कई सारे बुक्स लिखी गई हैं इसके ऊपर में। खुद पाकिस्तानी कई ऐसे इन्हीं के पत्रकार भी कह चुके हैं, इनके पूर्व जो है आप सुन लो, इनके चीफ सबको या फिर ISI वालों को, उन्होंने सर कितने बुक्स लिख दी हैं सर इसके ऊपर में, कैसे भारत ने पेला है हर बार यार। तब भी यार डीसी एक गूगल करने पे सारा इन्फॉर्मेशन आता है, इसके बावजूद भी यार हम ये उम्मीद करें कि ये पढ़ाते नहीं है अपने पाकिस्तानियों को, तो इसलिए इनको पता नहीं है कि कितनी बार पेले गए ये लोग और इनकी नस्लों ने क्या, इनके पूर्वजों ने क्या किया हुआ है, मतलब हाँ 47, 48 के बाद। नहीं देखो यार, वो तो बहुत पुरानी बातें भी हो गई। नहीं, आज के इसी टाइम पे आ जाएं, ऑपरेशन सिंदूर में ये इन लोगों ने ही वीडियो बनाए थे ना सर, कि देखो एक पायलट आ रहा है, पायलट आ रहा है, हमने इनका भारत का एक फाइटर जेट गिरा दिया, ये पायलट आ रहा है, पैराशूट दिखा रहे हैं उसका। और जबकि इनका ही मीडिया खुद बात करता है, सभी बात कर रहे हैं इस बारे में, मतलब सारी दुनिया की जो न्यूज एजेंसियां सब बात कर रही हैं कि किसी ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया किसी फाइटर जेट ने। तो बेटा वो पायलट फिर किसका था, ये भी पूछ लो अपनी आर्मी से जो गिर रहा था। मेरे पास सर 3 से 4 ऐसे क्लिप्स है जहां पे खुद पाकिस्तानी क्लेम कर रहे हैं कि हमारी फौज ने भारतीय पायलट को पकड़ लिया है और हम जा रहे हैं उसके वीडियो बनाने, लेकिन हमें जाने नहीं दिया गया, ठीक है। यार मतलब ऊपर से शिवांगी का कितना प्रोपेगेंडा करा डीसी, शिवांगी का कितना प्रोपेगेंडा करा इन लोगों ने। शिवांगी कैप्चर कर लिया हमने, शिवांगी कहाँ है जरा इंडियन बताएं हमें, शिवांगी कहाँ है? कैप्चर कर लिया, सही बात है, कैप्चर कर लिया है। नहीं, तुम लोगों ने कैप्चर कर लिया और मतलब शांति से आसानी से किसी को पता भी चलने नहीं दिया और इंडिया को भी सौंप दिया, उसे वापस कर दिया। हाँ। है तुम ऐसे तो हो नहीं, वैसे मतलब पूरी दुनिया को बताए नहीं। अरे यार घंटा अपने याद नहीं है आपको पुलवामा के टाइम क्या हुआ था, जब इन लोगों ने हम लोगों ने बालाकोट करा, बता रहे थे कि हमने 2 पायलट पकड़े हैं जी, हमने 2 पायलट पकड़े हैं। कहाँ गया दूसरा पायलट आज तक? ये इतने झूठे लोग हैं, इतना झूठ चटाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी इतने गुलाम हैं यार डीसी की, आज तक जो है कभी सवाल नहीं खड़ा कर पाए ये लोग, सवाल नहीं पूछ पाए ये लोग अपनी फौज से कि भाई साहब इंडिया ने, अच्छा कहते बहाना है क्या, हमने तो उनके ड्रोन आने दिए हैं, भावेट्टे गजब बहाना है यार, उनके ड्रोन आने दिए हमने तो, वो ये दिखाने के लिए हमारे पास में डिफेंस सिस्टम नहीं है। हाँ इसलिए मतलब अपने डिफेंस सिस्टम को बचा ड्रोन जाएंगे 2.0 में, अभी और ड्रोन जाएंगे, उनको भी आने देना तुम लोग, पता चलेगा तुम्हें। मतलब इसका मतलब क्या हो गया सर, भाड़ में की जनता पाकिस्तान की सिविलियन इलाकों में भी आते हैं, आ जाएं, हमारे फौजी मारे जाएं, हम अपना डिफेंस सिस्टम बचाएंगे बस इंडिया से। हाँ, फिर भी नहीं बचा पाए ना, फिर भी तो नहीं बचा पाए डीसी। हालांकि सिविलियन इलाकों में तो गया नहीं था। इनकी नेवी कराची पोर्ट तरफ भागी हुई थी, कॉमर्शियल जहाजों के बीच में छुपी हुई थी। ये इनकी नेवी की कारकर्दगी जो बता रहा था ये मियां साहब। एयरफोर्स पहला दिन उड़ी, उसके बाद एयरफोर्स उड़ नहीं पाई इनका, एयरफोर्स नजर नहीं आया कहीं इनका, पाकिस्तान के आसमानों में ड्रोन खुद वीडियो बना के पाकिस्तान ने भेजे। एयरफोर्स भी मतलब जो प्लेन थे उनके पीछे छिपे हुए थे, कॉमर्शियल जहाजों के बीच, कॉमर्शियल जहाजों के पीछे। डरपोक हो गए यार।
छोड़ते हैं भाई लोगों के ऊपर। भाई लोग आपका जो मानना हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौर भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।